वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट में जो पब्लिक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने पब्लिक इकोनॉमिक्स के यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व किया है और हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हमने यूजीसी नेट का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है अभी उसका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर है वो चैनल पर आपको सॉल्व हुआ मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा भी हमने डिफरेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स को चैनल पर सॉल्व किया है। आपको एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का कोई भी हो, आपको वो सभी क्वेश्चन पेपर्स बहुत हेल्प करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। इनमें से क्या जो है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है कि किसी की कंजप्शन या प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से जो थर्ड पार्टी है उसको जो है फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब मान लो ए ने कंजप्शन किया, बी ने प्रोडक्शन किया, लेकिन सी का कोई लेना देना नहीं था इनसे, लेकिन कहीं ना कहीं सी को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो ये होती है हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब आप देखिए पब्लिक इम्यूनाइजेशन। अगर हमारी पब्लिक जो लोग हैं उनका हम टीकाकरण करा देते हैं, ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस के दौरान क्या किया गया, सभी को कोरोना के टीके लगवाए गए। तो ये क्या है, ये एक तरह का पब्लिक का इम्यूनाइजेशन किया गया, उनका टीकाकरण किया गया। इससे क्या होता है कि सभी को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़िए। इंक्रीज द कॉर्पोरेट टैक्स, अगर टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है तो ये क्या है, टैक्स इंक्रीज करने से इनकम घट जाएगी और ये जो है किसी भी पर्सन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ना कि पॉजिटिव। अगला देखिए, अगला है इशूइंग एक्स्ट्रा परमिट फॉर पोल्यूशन। आपने ज़्यादा परमिट पोल्यूशन के लिए जो है इशू कर दिए, इसका मतलब आपने इकोनॉमी में कहीं ना कहीं क्या कर दिया, पोल्यूशन के लेवल को इंक्रीज कर दिया। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। मॉनिटरिंग द हजार्ड कोज बाय इंडस्ट्री, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एक इंडस्ट्री है जिसने इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसको आप मॉनिटर कर रहे हो। तो खाली मॉनिटर करने से कोई काम नहीं चलेगा। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी तो नहीं हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इतना क्लियर नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू द बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट वो डील विद, मतलब जो प्रॉब्लम है पब्लिक डेप्ट की उसको जो है किन्होंने डील किया था, या कहे जो इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो कौन लेकर आए थे। ईजी डोमर 1944 के आसपास लेके आए थे और एसीपी गू, ठीक है, एसीपी गू एंड एडी डोमर जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपसे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है व्हेन ट्रेड पॉलिसी रिजल्ट इन अ गवर्नमेंट लीविंग बोथ द स्पेसिफिक टैरिफ एंड एड वैलोरम टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। कोई भी ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, बोला गया ट्रेड पॉलिसी जो है बनाई गई, और ट्रेड पॉलिसी कैसी है कि गवर्नमेंट जो है दो टैक्स लगा रही है। एक होता है स्पेसिफिक टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ होता है किस चीज़ पर टैक्स लगाया जाता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। एड वैलोरम टैरिफ होती है जो कि मूल्य वृद्धि पर लगता है, किसी भी चीज़ के प्राइस पर जो टैक्स लगता है वो एड वैलोरम टैरिफ होता है। तो ये बोला गया है कि क्वेश्चन में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है बनाई गई है जिसमें वो क्या है, स्पेसिफिक टैरिफ भी लगाया गया है, एड वैलोरम टैरिफ भी लगाया गया है, और किस पे लगाया गया है, इम्पोर्टेड गुड्स पर। हम जो दूसरे देश से इम्पोर्ट करते हैं उस गुड पर दोनों ही टैक्स लगे हुए हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता है जब हमारा टैरिफ स्पेसिफिक होता है और एड वैलोरम दोनों ही इंक्लूड होते हैं किसी टैरिफ में, तो वो टैरिफ हमारा कंपाउंड टैरिफ कहलाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मिक्स टैरिफ या कंपाउंड टैरिफ जो है राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड प्राइमरी इंटरेस्ट विद फॉलोइंग। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी जो कोड है वो जो है बेसिकली जो है आपको क्या बताता है, जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कोड जो प्राइमरी जो था लाया गया था, ये जो है मई में 2016 के अंदर लाया गया था। इसका लाने का जो मेन पर्पस था गवर्नमेंट का यही था कि कहीं ना कहीं बैंक्स में जो बैड लोन है, बैड लोन मतलब लोग लोन ले लेते हैं और 90 डेज के बाद तक भी उनको पे करना शुरू नहीं करते, तो जो क्या होता है उन लोन को बैड लोन की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो इस कोड का मेन फोकस यही था कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि बैंक जो है रिकवर कर सकते हैं क्या, हायर अमाउंट्स ऑफ बैड लोन देन रिकवर अर्लियर। जितना उन्होंने पहले मान लो 2019 में जितना बैड लोन उन्होंने रिकवर किया है उसके कंपैरिजन में 2023 की अगर हम बात करें तो उनका जो बैड लोन का रिकवर अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। इसीलिए ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वो प्राइमरी लाया गया था। तो इसीलिए इसे 2016 में लाया गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग फ्रॉम बिलो कि प्लान किया गया है आपको नीचे तक, जैसे कि हमारी क्या होती है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट होती है, फिर लोकल लेवल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है प्लानिंग करनी है आपको फ्रॉम बिलो, नीचे से स्टार्ट करो कि लोकल की ड्यूटी लोकल को दो, स्टेट की ड्यूटी स्टेट करेगा, और उसी हिसाब से आप पावर्स को बांटो, फंक्शंस को बांटो और इकोनॉमी को ग्रोथ के पार्ट पर लेके जाओ। तो यही बोला गया है अगर हम प्लानिंग करेंगे बिलो से, नीचे लेवल पर भी करें, यहाँ पर भी करें, यहाँ पर भी करें, तो इसका मतलब है हमने किसी एक सेक्टर को या कहें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पावर नहीं दी। ऐसा नहीं है कि सारी पावर स्टेट के पास है, ऐसा नहीं है कि सारी पावर सेंटर के पास है, ऐसा नहीं है कि सारी पावर लोकल के पास है। आपने क्या कर दिया, पावर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और फंक्शंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है जब आप इस तरह से प्लानिंग करते हो तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, कि प्लानिंग में किसी एक के पास सेंट्रलाइज अथॉरिटी अधिकार नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड। अब करंट अकाउंट होता है हमारा, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है उसमें वो सारे खर्च आते हैं जो मोस्ट अक्रिंग इन नेचर होते हैं, जो आपको कंटिन्यूसली करने पड़ते हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नेट ट्रांसफर इनकम, ये हमारी करंट अकाउंट में आती है। बाकी सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, कैपिटल अकाउंट में आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बैलेंसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, अगर किसी विदेश में एफडीआई आता है तो ये कैपिटल होती है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है। अगला देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है कि हमने अगर मान लो इंडिया ने क्या किया, अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अमेरिका की कंपनी में, ठीक है, तो वहाँ पर शेयर्स खरीद लेते हैं हम, तो लेकिन वहाँ पर शेयर्स खरीदने पर हमारी अथॉरिटी जो है उस कंपनी में कोई नहीं होती, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो ये भी हमारी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारी कैपिटल अकाउंट में आती है। गवर्नमेंट लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट लोन लेती है अगर विदेशी सरकारों से, तो लोन जो होता है ये भी हमारा लॉन्ग टर्म का ही खर्च होता है, तो ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है। लेकिन नेट इनकम ट्रांसफ़र, हमने कितनी एक्चुअल में इनकम ट्रांसफ़र की है, ये हमारा किसका हिस्सा है, ये हमारा करंट अकाउंट में आएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल टारगेट 2018 एंड 19, 2018-19 का ये क्वेश्चन के आसपास का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में आया था। तो ये बोला गया है कि उस टाइम जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी उसका जो टारगेट था, कितना टारगेट था कि हमें फिजिकल डेफिसिट को रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो था 2018-19 का वो था 3.3% ऑफ जीडीपी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है वाई आर द इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाए जाते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं सारे जीएसटी वगैरह, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उनको रिग्रेसिव क्यों कहा गया है? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है दे आर चार्ज एट हायर रेट देन डायरेक्ट टैक्स, कि इनडायरेक्ट टैक्स की रेट ज़्यादा होती है और डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में, क्या इस वजह से इन्हें रिग्रेसिव कहा गया है? सेकंड ऑप्शन में बोला गया है दे आर चार्ज एट सेम रेट फॉर ऑल द इनकम ग्रुप। ये बात बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, जो भी हम गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, आपने एक पैकेट पेन के पैकेट खरीदा, ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप लगा लो, आपने पेन का एक पैकेट खरीदा, अगर उसको पुअर पर्सन भी खरीदता है वो भी उतने का ही प्राइस है उसका, और कोई अमीर पर्सन को खरीदता है तो वो भी उस प्रोडक्ट पे उतना ही चार्ज देता है। तो आपको क्या समझ आया? इनडायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस तरह के टैक्स होते हैं कि इनका बर्डन जो होता है हर एक इनकम ग्रुप पर सेम अमाउंट पर पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे? दे आर चार्ज एट सेम रेट फॉर ऑल इनकम ग्रुप। तो इसी वजह से ये क्या होते हैं? ये टैक्स रिग्रेसिव टैक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबव टैक्स आर द डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से टैक्स गिवन है। तो फर्स्ट है फ्राइंज बेनिफिट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, आपने सिक्योरिटी ली है, और सिक्योरिटी ली है तो आप खुद आपने सिक्योरिटी लिया, पर्सनल यूज़ है आपका, तो उसकी अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन होती है या उस पर कोई टैक्स लगता है तो वो आप खुद पे करोगे, तो ये तो डायरेक्ट टैक्स हुआ। कैपिटल पर जो आपको गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस पर आप टैक्स देते हो, तो वो भी आपकी एक तरह से इनकम के ऊपर टैक्स हुआ, तो ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। फ्राइंज बेनिफिट टैक्स भी क्या होता है? एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि ये जो होता है एम्प्लॉयज़ को जो आप एडिशनल सर्विसेज देते हो, उनको सोशल सर्विसेज देते हो, उनको जो सिक्योरिटीज़ देते हो, ठीक है, वो कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर उनसे एक टैक्स लिया जाता है, तो ये भी एक डायरेक्ट टैक्स होगा, क्योंकि ये जो है जो सिक्योरिटीज़ लेगा, सिक्योरिटीज़ देने वाला जो है उन पर्सन से टैक्स लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में गिवन तीनों ऑप्शन ही डायरेक्ट टैक्स के हमें गिवन है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ ISLM मॉडल। अब हम क्या करते हैं, हमें इस क्वेश्चन को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं, हमें ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमें पता है हमारा ISLM कर्व जो होता है, IS कर्व गुड मार्केट के संतुलन को दिखाता है, LM कर्व जो है मनी मार्केट के संतुलन को दिखाता है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, यहाँ पर हमारा इनकम और आउटपुट का लेवल होता है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन का देखिए आप क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है एन इंक्रीज इन अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना कि सरकार के खर्च को बढ़ाना है। अब आपको पता है कि सरकार का अगर खर्च बढ़ता है तो उसका रिलेशन IS कर्व से है, तो IS कर्व में क्या आ जाएगा, IS कर्व में शिफ्ट आ जाएगा, और LM कर्व में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि LM कर्व तो हमारा मनी मार्केट को रिलेट करता है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमारे पास दो रिजल्ट आए, अभी आपने देखा, एक तरफ आपका इनकम और आउटपुट का लेवल बढ़ गया, और दूसरी तरफ आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का तरीका है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके पास रिजल्ट आ गया है कि इनकम का लेवल बढ़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल बढ़ा है, बस हमें ये देखना है कि ये ऑप्शन कहाँ मैच करेगा। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड शिफ्टिंग द LM कर्व, राइट? नहीं, LM कर्व में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि IS कर्व गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का संबंध किससे है, IS कर्व से है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, रोंग हो गया। अगला देखिए ऑप्शन अगला पढ़ते हैं हम। अगले ऑप्शन में क्या बोला गया है, इंक्रीज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एट ऑल इंटरेस्ट रेट एंड शिफ्टिंग द IS कर्व। ये बात सही है, हमारा IS कर्व में शिफ्ट आया था, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या जो हमारा संतुलन का पॉइंट है उसमें चेंज आया था, वो इंक्रीज हुआ था, तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मस्ग्रीव एंड थिन मेजर ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिविटी।
टैक्स का जो प्रोग्रेसिवनेस होती है उसको चेक करने के लिए क्या था, मस्ग्रीव एंड थिन मेजर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो राइट फॉर्मूला है टैक्स की प्रोग्रेसिविटी चेक करने का वो यही है, m इज इक्वल टू 1 माइनस जी ए और अपॉन 1 माइनस जी बी। अब आपको देखना है कि जी ए क्या दिखाता है, गिनी कोफिशिएंट। जो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी अगर किसी टैक्स लगने के बाद, ये है जीबी की वैल्यू क्या है, गिनी कोफिशिएंट बिफोर टैक्स। अगर गिनी को 1 में से आप क्या कर देते हो, गिनी कोफिशिएंट आफ्टर टैक्स और गिनी कोफिशिएंट बिफोर टैक्स माइनस कर कर आप उसका रेशो निकालते हो तो आपकी जो टैक्स की जो प्रोग्रेसिविटी है वो आ जाएगी। यही फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला मस्ग्रीव एंड थिन मेजर था टैक्स की प्रोग्रेसिविटी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट होता है जिससे देश का विकास होता है, ठीक है। इन लोगों की सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, इनकम मल्टीप्लायर कई गुना काम करता है। तो यहाँ पर ये वो विकास खर्च होते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं मानती, तो फर्स्ट ऑप्शन में है ग्रांट्स टू स्टेट अंडर सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। अब क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट ग्रांट्स देती है, उन ग्रांट्स से वो स्कूल बनवाते हैं, कॉलेजेस बनवाते हैं, तो वो तो किसके अंदर आएगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। अगला देखिए, एक्सपेंडिचर जो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज पर या कम्युनिटी सर्विसेज पर जो खर्च किया जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस में जो भी पैसा खर्च किया गया या आपको पार्क बनवाने में खर्च किया जाता है, जो सोशल सबके काम आती है सर्विसेज, तो वो भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा होती है। अगला देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, हमारी इकोनॉमी में जो भी सर्विसेज दी जाती है उन पर अगर खर्च किया जाता है तो वो भी विकास को ही बढ़ावा देगा, जैसे बैंक को खोल लेना ज़्यादा, तो ये भी एक इकोनॉमिक सर्विस है। तो अगला देखिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होता है, जो सुरक्षा पर, रक्षा पर, जो कानून पर पैसा खर्च होता है, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की श्रेणी में नहीं आता, ये होता है हमारा एक तरह का नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लोन वीवर्स इन इंडिया मे गिव राइज टू द प्रॉब्लम। लोन, पहले आपको ये समझना होगा लोन वीवर्स होता क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि अगर लोन वीवर्स इंडिया में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होगा। लोन वीवर होता है कि हम क्या कर दे, मान लो गवर्नमेंट क्या करे, लोगों को लोन दे किसी भी का पर्पस के लिए और फिर क्या कर दे, लोन माफ़ कर दे, ठीक है। गवर्नमेंट लोन दे रही है, माफ़ कर रही है, लोन दे रही है, माफ़ कर रही है, तो इसी को बोलते हैं लोन वीवर्स। लोन वीवर का मतलब है लोन देकर उसको माफ़ कर दिया जाता है, तो वो वाली सिचुएशन लोन वीवर्स की है। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर इंडिया में ये वाली सिचुएशन चलती रही तो क्या होगा, तो क्या होगा, डेप्ट और ओवर हैंग हो जाएगा। मतलब कि इकोनॉमी के अंदर जो सरकार पर एक बर्डन है डेप्ट का, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरकार बार बार माफ़ कर रही है। सरकार कहाँ से माफ़ कर रही है, सरकार ने लोन दिया, लोगों का माफ़ कर दिया, तो इससे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस प्रॉब्लम को हम किस नाम से जानते हैं, डेप्ट ओवर हैंग प्रॉब्लम के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इकोनॉमी को मूव करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जहाँ पर अगर हम, ठीक है, इकोनॉमी को मूव करने के लिए फ्यूचर में गवर्नमेंट को जो प्रोजेक्ट्स लगाने हैं तो गवर्नमेंट के पास उनके लिए पैसा नहीं होगा, तो प्रॉब्लम जो होगी वो डेप्ट ओवर हैंग की हो जाएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन क्राउडिंग इन इफेक्ट इन इकोनॉमी। अब आपको ये बताना है कि अगर इकोनॉमी में क्राउडिंग इन होती है तो क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे। क्राउडिंग, एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, एक होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, एक होता है क्राउडिंग इन इफेक्ट। क्राउडिंग इन इफेक्ट जो आपको क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमी में क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। जब सरकार खर्च करती है, सरकार के खर्च करने की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट होते हैं,
उन्हें भी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। और ये वाली ही सिचुएशन क्या कहलाएगी, आपकी क्राउडिंग इन की कहलाएगी। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए। ये इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है ना। फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है पब्लिक बोरो टू फाइनेंस स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी हमने क्या किया, क्राउडिंग इन का मतलब है कि सरकार ने खर्च किया जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो लेकर फाइनेंस की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये तो अच्छी बात है कि सरकार ने पैसा उधार लिया, बोरो लिया और उससे इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट होता है। तो ये तो ठीक है। ठीक है, अब देखिए पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा उधार लेती है और कहाँ खर्च करती है, हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करती है, तो यहाँ से हम स्किल्ड लेबर जो है वो प्रमोट कर पाएंगे। तो ये भी सही बात है, ये भी हमारी इकोनॉमी को मूव करेगी, ये भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी। यहाँ पर देखिए पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरीज ऐसे खर्चे हैं जो मोस्ट अकरिंग इन नेचर होते हैं, ये आपको कंटिन्यूसली करने पड़ते हैं। तो ये वाली बात गलत है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट क्या करे या कोई भी पब्लिक से बोरो करे और सिर्फ आप कहाँ पर खर्च कर रहे हो, सैलरीज और वेजेस को देने में खर्च कर रहे हो। और ये सैलरी और वेजेस ऐसा खर्चा है जो आपको हर महीने एक टाइम इंटरवल के बाद करना पड़ता है, तो इसके लिए लोन लेना गलत है। ठीक है, इसके लिए लोन लोगे, इसके लिए अगर लोन लेती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो हो जाएगा रोंग। थर्ड अभी मैंने आपको बताया हेल्थ और एजुकेशन, सेकंड रोंग हो जाएगा, थर्ड राइट है। अगला देखिए पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट। ये बात सही है कि पब्लिक ने बोरो किया और कहाँ पैसा खर्च कर दिया, स्किल डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर रहे हो आप, तो ये अच्छी बात है। तो इससे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ क्राउडिंग इन की वजह से ये चीज़ें होंगी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बेंट हैंसन थ्योरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द बेंट हैंसन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर क्रिएट द फैक्टर्स एनहांसिंग इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, बेंट हैंसन की जो थ्योरी है उसके हिसाब से कौन से फैक्टर है जो इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करेंगे। आपको पता है इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट सबसे पहले केन्स लेके आया था, लेकिन उसके बाद बेंट हैंसन ने जो थ्योरी दी थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करेंगे। तो उनका मानना था कि अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करें और हमारी पॉपुलेशन राइज हो जाए तो ये दोनों ही कारणों की वजह से हमारी इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फिजिकल पॉलिसी टूल इज लाइकली टू बी प्रोसेस हाईएस्ट इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी। आप एक फिजिकल पॉलिसी टूल्स का यूज़ कर रहे हो और किसकी वजह से हाईएस्ट इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। पब्लिक से आप बोरो लोगे तब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप ज़्यादा बढ़ेगा, डेफिशिएट फाइनेंसिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर या रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। अब आप देखिए जब गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापती है, डेब्ट फाइनेंसिंग घाटे वाली वित्त व्यवस्था को अपनाती है, तो उस वाली सिचुएशन में क्या होता है, उस वाली सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा वो नोट छापती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इंक्रीज होता है। और आपको पता है डेफिशिएट फाइनेंसिंग ये फिजिकल पॉलिसी का ही टूल है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोस्ट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। किसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ाने में इम्पैक्ट होगा, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अगर आप लोन की रीपेमेंट कर देते हो तो क्या इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नहीं। अगला है बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस टू पब्लिक वो बजट डेफिशिट। आपने बोरो किया पब्लिक से और फाइनेंस कर दिया, बजट का जो घाटा था उसको पूरा कर दिया।
इससे भी क्या होता है, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन इन्फ्लेशन जो बढ़ता है वो कम बढ़ता है। ठीक है, अगला देखिए, बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस द बजट। आपने बैंक से उधार लेकर क्या कर दिया, जो बजट का डेफिसिट था उसको पूरा कर लिया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, क्रिएट न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। आपकी इकोनॉमी में बजट का घाटा है, उस घाटे को पूरा करने के लिए आपने नए नए नोट छाप दिए, तो ये वाली सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जितने ज़्यादा नोट छपते हैं उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी जो रिजल्ट लेके आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द स्टेटमेंट। आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी क्या है, करेक्ट है, वो बतानी है। तो आपको यहाँ पर क्या दी गई है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज वन लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LAF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसका जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड पार्ट ऑफ इट। सेकंड ऑप्शन में बोला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कोस्टलर रूटर देन रेपो रेट। रेपो रेट से ज़्यादा कॉस्टली होती है ये। यहाँ पर बोला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एज अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड, कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की हेल्प से जो बैंक है वो बोरो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स को बैंक। एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज लिंक विद नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो संबंध है जो बैंक के टाइम डिपॉजिट होते हैं और लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके साथ हैं। अगर हम बात करें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, जब क्या होता है ओवरनाइट फंड। आप स्टेटमेंट सुनिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ ओवरनाइट फंड मार्केट वेयर बैंक कैन बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि बैंक्स जो हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज़ कर कर अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए लोन की ज़रूरत है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सिक्योरिटीज़ रखकर क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका पूरी तरह से राइट है। और पढ़िए इसके बारे में, ये क्या होता है, यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है इसका संबंध LAF से है, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग गिवन है, क्योंकि लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये एक अलग टूल है, इसका संबंध मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से नहीं है। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि उसके साथ रिलेट करता है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी LAF का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा आपका रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। और अगर आप बात करो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है इसकी रेट हमेशा रेपो रेट से, ठीक है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये लोन एक ऐसा लोन होता है जब आपको इमरजेंसी में पैसा कहीं से नहीं मिल रहा, उस टाइम पर क्या देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको सिक्योरिटीज रखकर आपको लोन देता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो हमेशा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होती है कोस्टलर होती है देन रेपो रेट से। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज लिंक विद नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होती है वो टाइम डिपॉजिट और लाइबिलिटीज से भी क्या होती है, बैंक्स की लिंक होती है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। मैंने आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सभी बता दी। आई होप सो आपको समझ आ गई होंगी। सिर्फ इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, BCD आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला है इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। जिसके पास जितनी एबिलिटी होती है वो उतना टैक्स जो है पे करता है। तो इनकम टैक्स
एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर अप्लाई होता है। आज हमारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पब्लिक इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस और हो गए हैं। थर्ड पार्ट में पब्लिक इकोनॉमिक्स के और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूजीसी नेट में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।